नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और आज की हमारी जो क्लासेस है वो है, हमने जैसे आप लोगों को बता दें जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमने यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 2 कॉमर्स का यूनिट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। और उसमें हम लोगों ने प्रीवियस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझा था और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है थ्योरीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आगे जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में वो कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़, इन्हीं सब से जो है क्वेश्चंस आते हैं। और जो कैपिटल बजटिंग है ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग जो है कैपिटल बजटिंग का टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो जैसे अगर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कैपिटल बजटिंग टफ़ लगता है या नहीं समझ में आता है, वो कृपया जो है इग्नोर नहीं करेंगे इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का जो है स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसको जो है इन्वेस्टमेंट करना है अपने कैपिटल एसेट्स में। ठीक है, अब कैपिटल एसेट्स क्या होता है ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एसेट क्या होता है कि वो एसेट्स जो जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, जिनको कंपनी परचेज़ करती है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कोई एसेट्स खरीदा जा रहा है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कोई एसेट्स जो है ख़रीदा जा रहा है, तो उसका उस पे जो इन्वेस्टमेंट होगा, उस पे जो कॉस्ट आएगी वो हैवी आएगी। ठीक है, उस पे ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनका टाइम पीरियड पहले बात तो लॉन्ग टर्म होता है, दूसरी चीज़ ये होता है कि इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट जो है लगता है। ठीक है, और ये जो डिसीजंस होते हैं, एक बार अगर आप ये डिसीजन ले लिए कि ये एसेट्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, मान के चलो कोई लैंड खरीदना है या कोई जो है नई मशीनरी जो है इस्टेब्लिश करनी है जिसकी जो कॉस्ट है वो हैवी है, ठीक है, वो ज़्यादा कॉस्ट है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपने अगर उसको परचेज़ कर लिया तो आप उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पर जो पैसा लगा हुआ है वो ज़्यादा लगा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 10-20 हज़ार रुपये खर्चा किए हैं और उसको जो है 10-20 हज़ार, कोई बात नहीं, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया कि इसको नहीं परचेज़ करना था तो वहाँ पे आपको जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या ज़्यादा जो है कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अपने को कैपिटल बजटिंग में क्या पढ़ना है कि कंपनी के जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कैपिटल एसेट्स पे जो इन्वेस्टमेंट हैं, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे, उससे रिलेटेड जो उसकी बजटिंग होगी, उसको अपने को इसमें पढ़ना है। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कैपिटल बजटिंग इज़ अ कंपनीज फॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस होता है यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग पोटेंशियल एक्सपेंडिचर्स ऑन और इन्वेस्टमेंट्स दैट्स आर सिग्निफिकेंट इन अमाउंट। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन टू इन्वेस्ट द करंट फंड। ठीक है, ये क्या होता है, ये किस में इन्वॉल्व करता है, डिसीजंस में। वो जो है डिसीजन जो कि इन्वेस्ट करते हैं करंट फंड को फॉर द एडिशन, किसके लिए, एडिशन के लिए, डिस्पोजिशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए, किसी एसेट्स को रिप्लेस करना है, ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स में या कैपिटल एसेट्स में। ठीक है, द लार्ज एक्सपेंडिचर इंक्लूड द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, न्यू इक्विपमेंट अगर कोई खरीदना है, रीबिल्डिंग, कोई बिल्डिंग नहीं बनवानी है, या फिर रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, किसी जो है इक्विपमेंट को बदल के दूसरा लेना है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इन सारे जो इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई खर्चा लग रहा है तो वो क्या होगा, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे वो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये जो पूरा हम लोगों ने एक भूमिका इसका जो है पढ़ा कि इसमें क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, तो अपने को समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर होगा, राइट। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि आगे अपने को क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें और लिखा हुआ है, द लार्ज अमाउंट स्पेंड फॉर दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब देखो इसमें लिखा हुआ है द लार्ज अमाउंट स्पेंड फॉर दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या होते हैं, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है उसको क्या बुलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने देखा कि जो कोई मशीनरी खरीदना है, कोई मशीनरी को जो है रिप्लेस करना है, ये सारे डिसीजंस। ठीक है, कैपिटल बजटिंग इज़ ए टूल फॉर
मैक्सिमाइजिंग अ कंपनीज फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, अब ये डिसीजंस में जाहिर सी बात है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंपनी का, उसमें जो है हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है 50 लाख 60 लाख जो भी। ठीक है, तो उससे जो होने वाली इनकम है वो भी, जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये डिसीजंस किस में होते हैं, मैक्सिमाइजिंग करने के लिए, क्या, कंपनीज़ के फ्यूचर प्रॉफिट को। सिंस मोस्ट कंपनीज आर एबल टू मैनेज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स एट वन टाइम। ठीक है, तो कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जो इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए सिर्फ एक ही बार जो है अपने लाइफ टाइम में ले पाते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं, हम फीचर्स को थोड़ा देख लेते हैं कि कैपिटल बजटिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब पहला फीचर जो है वो दिया हुआ है कि कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स करंटली फॉर गेटिंग बेनिफिट इन द फ्यूचर। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि आज किए करते हैं इन्वेस्टमेंट उसमें, और उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा, मीन्स फ्यूचर में होगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है जनरली द फ्यूचर बेनिफिट्स आर स्प्रेड ओवर सेवरल ईयर्स। जाहिर सी बात है, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो फ्यूचर के बेनिफिट्स होते हैं वो ईयर आफ्टर ईयर मतलब आने वाले सालों में मिलता है उसका जो है प्रॉफिट। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट्स इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन फ्यूचर। ठीक है, ये क्या बताता है, ये इन्वेस्टमेंट जो होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स में, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन किसके, बिजनेस के आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, ईच प्रोजेक्ट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, और ये सारे जिस भी प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट होगा वो ह्यूज अमाउंट में होगा फंड्स का। ठीक है, ज़्यादा पैसा लगेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन आर इरिवर्सिबल। जाहिर सी बात है, हमने जो बताया कि जो ये एक बार अगर ये डिसीजन कोई ले लिया जाता है इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो डिसीजन बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। अब मान के चलो कोई अपने को जो है कि कोई कंपनी है, मान के चलो कि पी लिमिटेड है। ठीक है, अब वो जो पी लिमिटेड है, इसको जो है कोई मशीनरी खरीदनी है, उसकी कॉस्ट है 1 करोड़। ठीक है, अब वो 1 करोड़ अगर खरीद ले रही है, तो उसके बाद में अगर उसको लगा कि हाँ ठीक है, ये डिसीजन हमने जो है गलत ले लिया, अपने को ये मशीनरी नहीं खरीदनी चाहिए थी, दूसरी मशीनरी खरीदनी चाहिए थी। ठीक है, तो क्या होगा, अब वो तुरंत ये 1 करोड़ तो जो है इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसको तो वो डिसीजन एक बार ले लिए, तो जाहिर सी बात है उस पर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, फिर लास्ट में दिया हुआ है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न इज बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट। अब ये जो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी फ्यूचर में, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो उस इन्वेस्टमेंट के क्वांटिटी पे, उसमें कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, तो उस पे जो है डिपेंड करेगी। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा पैसा लगा के कोई इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ से जो रिटर्न होगा वो भी ज़्यादा होगा, और अगर कम लगाया जा रहा है तो कम रिटर्न होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंस हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में। ठीक है, उसको अपने को पढ़ना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग में अपने को पढ़ना क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, हम लोगों ने जो है देखे। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, कैपिटल बजटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो जो है अपने को पढ़ना है। पहला दिया हुआ है हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, वही चीज़ दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब ये कैपिटल बजटिंग में उन प्रोजेक्ट्स पे, उन इन्वेस्टमेंट पे अपने को जो है खर्चा करना रहता है, उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना रहता है किसी कंपनी को, कि जिसका जो प्रॉफिट होगा, उसका जो रिटर्न होगा वो फ्यूचर में होगा और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा। ठीक है, ईयर आफ्टर जो है फ्यूचर में उसका रिटर्न मिलेगा कंपनी को। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन हैज़ इट्स इफेक्ट्स ओवर अ लॉन्ग टाइम स्पैन एंड inevitably affects the company's future cost structure and growth. ठीक है, a wrong decision can prove disastrous for the long term survival of a firm. ठीक है, अब हो सकता है कि अगर कोई डिसीजन गलत ले लिया गया तो वो उसके लिए डेंजरस हो जाएगा उस कंपनी के लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एसेट वुड्स इन्फ्लुएंस द
competitive position of the firm. So the capital budgeting decisions determines the future destiny of the company. तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी की जो फ्यूचर में क्या उसका जो है डेस्टिनी होने वाला है, क्या उसका भाग्य है, वो उस पर किस पे निर्भर करता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पे। अगर आपने कोई डिसीजन गलत ले लिया तो उस पर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपकी कंपनी डूब सकती है, ठीक है, आप घाटे में जा सकते हैं। और अगर आपने जो है अच्छा कैपिटल बजटिंग का डिसीजन कर लिया, किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट में आपने जो है इन्वेस्ट कर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कंपनी को फ़ायदा होगा और कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी का जो आगे फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन कैपिटल बजटिंग। जाहिर सी बात है, जो इसमें जो अमाउंट्स होंगे, जो उसमें इन्वेस्टमेंट में जो प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर क्या होगा, अमाउंट लार्ज अमाउंट होगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो फंड्स इसमें लगेंगे वो ह्यूज अमाउंट में लगेंगे। क्लियर है। तीसरा क्या है, इररिवर्सिबल डिसीजन इन कैपिटल बजटिंग। जाहिर सी बात है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो कैपिटल एसेट्स में जो फंड्स लगते हैं उसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज सराउंडेड बाय ग्रेट नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जो इसकी जो ये कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन है वो किस सराउंड करता है, वो घिरा होता है किससे, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज से जो है घिरा होता है। अब मान के चलो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो अभी के लिए बेनिफिशियल है, हो सकता है कि वो आने वाले सालों में, फ्यूचर में वो जो है जो डिसीजन है हमारा वो गलत साबित हो जाए, तो उसमें क्या होगा, अनसर्टेनिटी है। जाहिर सी बात है, अभी हमको लग रहा है कि सही होगा डिसीजन, और अगर आगे चल के किसी कंपनी के लिए वो गलत भी साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज़ प्रेजेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। इसीलिए फ्यूचर क्या है, ये अनसर्टेन है, फुल ऑफ रिस्क है, रिस्क से भरा हुआ है। लॉन्गर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट्स ग्रेटर में बी द रिस्क। जैसे जैसे जितना ज़्यादा जो टाइम पीरियड है प्रोजेक्ट का वो ज़्यादा होगा, वैसे वैसे रिस्क का जो अनसर्टेनिटी का जो स्कोप है वो बढ़ता जाएगा। द एस्टिमेट्स अबाउट कॉस्ट, रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स में नॉट कम ट्रू। और ये क्या होता है कि द एस्टिमेट अबाउट कॉस्ट, रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट में नॉट कम ट्रू। अब आपने आज तो लगाया कि हमको जो है हर साल में जो है 1 लाख रुपया जो है रिटर्न मिलेगा, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपया का रिटर्न हर साल मिले ही मिले। हो सकता है कि कोई अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए, या आपका जो कैश फ्लो है वो कम हो जाए, कैश इनफ्लो है जो वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये सारे जो ये कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन होता है वो अनसर्टेनिटी से, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क से भरा हुआ होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या कहने का मतलब है, ठीक है। आगे हम लोग छठवा देखते हैं, लार्ज एंड हैवी इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लार्ज और हैवी तो होगा ही, वही लिखा हुआ है। परमानेंट कमिटमेंट्स ऑफ फंड, एक बार पैसा अगर लग गया तो वो काफ़ी समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब अगर कोई जो है प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगा दिया, मान के चलो 1 करोड़ रुपया कहीं लगा दिया, अब वो जो 1 करोड़ रुपया है वो तुरंत वापस नहीं आ जाएगा, वो नंबर ऑफ़ ईयर्स लग जाएंगे उसको वापस आने में। मान के चलो कि 2-4 लाख रुपया जो है हर साल में इनफ्लो हो रहा है, तो उसको बहुत टाइम पीरियड लग जाएगा, 20-25 साल लग जाएगा उसको जो है वापस आने में, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो परमानेंट कमिटमेंट्स ऑफ फंड यहाँ पर होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि अब किस बेसिस पे हम कौन सा ऐसे डिसीजन लें कि कब हमारे जो डिसीजंस हैं वो एक्सेप्ट होंगे और कब हमारे डिसीजन से जो रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन के बेसिस पे हम लोग थोड़ा इसमें देखते हैं क्या होता है। इफ़ द प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड, अगर हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होता है, द फर्म इन्वेस्ट इन इट। अगर वो एक्सेप्ट हो गया कोई प्रपोजल तो जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्म है वो उसमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। अगर रिजेक्ट हो गया तो फर्म डज नॉट इन्वेस्ट। जनरली प्रपोजल्स दैट यील्ड अ रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर, जनरली जो उन प्रपोजल्स में जिसमें जो है ज़्यादा यील्ड होता है, यील्ड मतलब क्या, रिटर्न होता है, ठीक है, रेट ऑफ, जिसका ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स होता है, ग्रेटर होता है, उसमें जो है कंपनी क्या करती है, जो है इन्वेस्टमेंट करती है, या उन डिसीजंस को, उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करती है, और जिसमें ज़्यादा नहीं होता है उसको रिजेक्ट करती है,
ठीक है, आर एक्सेप्टेड एंड द अदर्स आर रिजेक्टेड, वही लिखा हुआ है। ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स आर एक्सेप्टेड। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट्स दैट डू नॉट कम्पीट विथ वन अनदर, ठीक है, एंड सच अ वे दैट एक्सेप्टेंस गिव्स अ फेयर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर। वो जनरली जो इंडिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं, जिनका एक दूसरे से किसी दूसरे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उन प्रोजेक्ट्स को जनरली जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उस पर किसी से उसका कंपटीशन नहीं होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो सफिशिएंट होता है। इसलिए ये क्या होता है, वो वैसे प्रोजेक्ट में जो है वो जो डिसीजंस होंगे वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन। अब क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अगर एक एक्सेप्ट होगा, ठीक है, वन एक्सेप्टेड, वन एक्सेप्टेड, देन सेकेंड इज अनएक्सेप्टेड, ठीक है। अगर एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट को क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट compete with other projects in such a way that the acceptance of one, पहले का अगर जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, will exclude the acceptance of the other project, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, अपने आप से रिजेक्ट हो जाएगा। only one may be chosen, एक ही जो है क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर गेन इंपॉर्टेंस व्हेन मोर देन वन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ठीक है। अंडर द एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन द एक्सेप्टेंस ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव एलिमिनेट्स द अदर अल्टरनेटिव। जो बेस्ट होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और उसका जो अल्टरनेटिव होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैपिटल रैशनिंग डिसीजन। कैपिटल रैशनिंग डिसीजन क्या होगा, अब मान के चलो कि दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, टू प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, टू प्रोजेक्ट्स जो है ऐसे हैं जो दोनों अच्छे हैं, ठीक है, दोनों अच्छे हैं। अब किस बेसिस पे हम जो है दूसरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे और एक को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीजंस लेना होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अपने को कैपिटल के बेस पे डिसीजन लेना है। मान के चलो कि हमारे पास 10 लाख, एक प्रोजेक्ट 10 लाख रुपया लग रहा है, एक में 5 लाख रुपया लग रहा है, और जो हमारे पास जो पैसे हैं दोनों प्रोजेक्ट से जो हमको इनकम मिल रही है वो मान के चलो कि बराबर मिल रही है, या फिर दोनों में सेम मिल रही है, ठीक है, या दोनों में जो है प्रॉफिट हो रहा है हमको, ठीक है। और हमारे पास जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं इस समय प्रेजेंट में, वो हमारे पास जो है 7 लाख रुपया है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट को जो है एक्सेप्ट करेंगे जो हमारे बजट में हो, ठीक है, जैसे 5 लाख पे। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। कैपिटल रैशनिंग रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द फर्म्स हैज़ मोर एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट, मतलब एक से ज़्यादा जो है एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट है, रिकरिंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फाइनेंस देन दैट इज अवेलेबल। हमारे पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा जो है फाइनेंस की ज़रूरत है, तो हम उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि जो हमारे बजट में हो, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे 5 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। विद द फर्म रैंकिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया सच एज द रेट ऑफ रिटर्न, द प्रोजेक्ट विथ हाइएस्ट रिटर्न इज रैंक्ड फर्स्ट एंड द एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स आर रैंक्ड देयर आफ्टर, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग कर दिया जाएगा, और जो हमारे बजट में होगा उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 तरीके के हम लोगों ने जो है डिसीजंस पढ़े। पहला क्या था हमारे पास, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, ठीक है। दूसरा हमारे पास था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। तीसरा हमारे पास क्या है, कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस, ठीक है। अब इसमें अभी हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जहाँ पे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे हमेशा जो टेक्निक लगेगा वो एनपीवी का टेक्निक लगेगा। अब एनपीवी क्या होता है, अभी हम लोग जो है पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग का एक टेक्निक होता है, ठीक है, कि हम किस बेसिस पे जो डिसीजन जो है लें, कौन से प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से में नहीं करना है, तो हम लोग जो है इसको आगे पढ़ेंगे। और जो कैपिटल रैशनिंग में होता है इसमें ऑलवेज जो है एनपीवी लिया जाता है डिसीजन, और इसमें जो है क्या बोला जाता है, जो ये वाला होता है वो पीआई होता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को
जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है। कैपिटल रेशनिंग डिसीजन वाले में पीआई लिया जाता है। अब ये दोनों क्या होता है ये भी आपको दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग जब इसमें टेक्निक्स में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस का। आई थिंक जो हम लोग जितना पढ़ चुके हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपने को क्या पढ़ रहे हैं और इसका जो है कनेक्टिविटी कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, राइट। अब प्रोसेस क्या है इस कैपिटल बजटिंग का, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड जनरेशन, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अपने को कौन से प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट करना है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। अब हमको प्रोजेक्ट ही नहीं पता होगा तो हम किस बेसिस पे जो है डिसीजन लेंगे कौन से प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और जनरेशन का, ठीक है। अब दूसरा है प्रोजेक्ट का स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन। अब मान के चलो हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, 4 प्रोजेक्ट हैं हमारे पास। अब इन चारों को अपने को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। कैसे कितना जो है फंड लगेगा, कितना पैसा लगेगा और कितना जो हमारा कैश इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो लग रहा है, क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या रिटर्न है, सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को स्क्रीन करेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स को, जितने प्रोजेक्ट्स हमने जो है आइडेंटिफाई किए हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, फिर स्क्रीनिंग करेंगे और उसका इवेल्युएशन करेंगे, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, हम प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने चारों में से एक प्रोजेक्ट को हमारे लिए जो है अच्छा लगा कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको अपने को लेना है, अपने को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका हम क्या करेंगे, फिर सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। उसको जो है आगे हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है हम आगे बढ़ेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, परफॉर्मेंस रिव्यू। अब क्या होगा कि हम जब एक बार जो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, उसके मान के चलो कोई मशीनरी हमको खरीदनी थी, तो वो मशीनरी जब हम खरीद के ले आए तो उस पर जब मशीनरी से जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो उसका हम जो है देखेंगे कि वो मशीनरी से हमको कितना जो है प्रॉफिट हो रहा है, कितना जो है कैश फ्लो आ रहा है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका ऑर्डर में अपने को यूजीसी नेट में पूछता है, तो इसका ऑर्डर आपको जो है इग्नोर नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। ए प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, बी प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सारे को अपने को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला चीज़ दिया हुआ है टेक्नोलॉजी चेंज। अब मान के चलो, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो दूसरी थी। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो है टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, तो वो प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए है, जो वो मशीनरी है वो हमारे लिए बेकार हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, कोई कंपनी है, वहाँ पे कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, वहाँ पे अभी तक काम होता था किसी मशीनरी पे, ठीक है। वो मशीनरी को जो है किसी 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है। अब ऐसी मार्केट में मशीनें आ गई कि जिस पे जो है आदमी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो अपने आप सेल्फ से चलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, जो ये एक्स लिमिटेड की जो मशीनरी थी ये बर्बाद हो गई, ठीक है, बेकार हो गई। अब उसको क्या करना है, एक्स लिमिटेड को इस मशीनरी को रिप्लेस करके दूसरी मशीनरी लेना है, और उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सोच रहा था कि 10 साल में जो है हमारी जो कॉस्ट है उसकी वो रिकवर हो जाएगी और हमको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो उसका जो है उल्टा पड़ गया। किस वजह से पड़ गया, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से, ठीक है। तो जो ये कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के चेंज होने से, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज भी कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को इफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा है कंपटीटर की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है।
ये भी इफेक्ट करता है। अपने को ध्यान में रखते हुए उन कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन लेना है कि कंपटीटर की क्या स्ट्रेटजी है, मार्केट में जितने भी हमारे कंपटीटर हैं, किसी भी कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का उनका प्रोडक्शन सिस्टम है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अपने को डिसीजन लेना है। फिर क्या है, डिमांड फोरकास्ट। अब मान के चलो कि अपने को डिमांड ही नहीं है मार्केट में और हम मशीनरी बदल दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो पैसा है वो तो डूब जाएगा। ठीक है, तो इन डिमांड की जो कितनी फोरकास्ट है और किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस तरीके का प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेना चाहिए था। ठीक है, टाइप ऑफ मैनेजमेंट किस प्रकार का है, ठीक है, तो इसको भी जो है ध्यान में रखते हुए कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेना है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी कैसी है, ठीक है, गवर्नमेंट कितना साथ दे रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल बजटिंग के डिसीजन पे जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, कैश फ्लो। ठीक है, अब कैश फ्लो क्या है, अब दो प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। ठीक है, अपने को जो है एक प्रोजेक्ट से 1 लाख रुपया जो है वापस आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, और दूसरा आ रहा है 2 लाख रुपया। ठीक है, और जो पहला वाला प्रोजेक्ट है उसमें अपने को 20 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और पहले वाले में जो है 15 लाख का करना है। ठीक है, तो वहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर अपने को 15 लाख लगा के जो है 1.5 लाख का जो है इनकम हो रहा है और 20 लाख लगा के जो है 1 लाख का जो है इनकम हो रहा है या 1 लाख का कैश इनफ्लो हो रहा है, तो अपने को किस में करना है, इसमें करना है। ठीक है, तो ये चीज़ कैश फ्लो कितना लग रहा है और उसके बदले में कैश इनफ्लो कितना आ रहा है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक नेचर के नहीं होते लेकिन वो भी अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग के डिसीजन में। ठीक है, रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उससे अपने को कितना एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कैपिटल की स्ट्रेटजी क्या है, डिमांड फोरकास्ट कितना है, टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या रहेगी जो गवर्नमेंट की, कैश फ्लो कितना हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कितना कैश इनफ्लो आ रहा है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, रिटर्न ऑफ कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, किस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न आएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग का जो है सफिशिएंट आज पढ़ लिया है और हम लोग जो है इसके आगे का अब हम अपने को पढ़ना है कि टेक्निक्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसमें 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है डिस्काउंटिंग मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो अपने को आगे ये जो है मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जो है कल जो है इसको पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को, ठीक है, डिसीजंस को। और आई थिंक आप लोगों को ये जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो ये थ्योरी का पोर्शन था, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो है ये हमारा जो प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग है, ये सारे जो जितने हम लोगों ने पढ़े वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये इवन ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को अपने को जो है छोड़ना नहीं है, सारे पॉइंट्स को लगाना है। फिर इसके बाद में इसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस जो होंगे जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, आप लगा के कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं लग रहे हैं तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और तो उम्मीद करता हूँ कि जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर लगता है कि इस क्लास से आपको कुछ मदद मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।